आज हम लोग का आईएससी क्लास 12 अकाउंटेंसी जो हम लोग कर रहे थे पार्टनरशिप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आज है डे 2। आईएससी अकाउंटेंसी क्लास 12 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आज है डे 2 सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को फॉर्मेट एक्सप्लेन किए थे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, व्हाट इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू ड्रॉ इट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट, पूरा आप लोग को लिखवाए भी थे और एक्सप्लेन भी किए थे। आज हम लोग डिटेल्स में आएंगे, आज हम लोग डिटेल्स करेंगे एक एक चीज का, ठीक है। चलो अब ये जो नोट्स है जो हम आप लोगों को बोले थे एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप लोग थोड़ा प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग को प्लीज थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान से देखना है। तो देखिए नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट स्पेसिफाइड इन दी पार्टनरशिप डीड। देखिए लोन दो तरह का होता है, मेरा बात को ध्यान से समझिएगा। ये है पार्टनर, ये है पार्टनर, ये है फर्म। एक है पार्टनर, एक है फर्म। अब ध्यान से मेरा बात को एक एक चीज को समझिए। पार्टनर फर्म को देता है लोन, पार्टनर फर्म को क्या दिया, लोन। इस लोन के ऊपर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में जितना परसेंट इंटरेस्ट बोला गया है उतना परसेंट इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगा। बट सर पार्टनरशिप डीड में कुछ बोला ही नहीं गया है, या फिर बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड ही बना हुआ नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी फर्म को पार्टनर को इस लोन के ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? कोई दिक्कत समझ में आया? पार्टनर फर्म को जो लोन देता है उस लोन के ऊपर फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कौन सा रेट में? वो रेट में जो रेट पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। बट अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है या पार्टनरशिप डीड बना ही हुआ नहीं है तो इस केस में भी फर्म को पार्टनर को उस लोन के ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है। समझ में आया ये पॉइंट? अब दूसरा होता है कि फर्म लोन दिया है पार्टनर को, फर्म लोन दिया है पार्टनर को, तो इस लोन के ऊपर पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो, या जो भी रेट बोला है उस रेट में। और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इस लोन के ऊपर पार्टनर फर्म को कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 0। यही तो बात है, समझ में आ रहा है? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है तब तो पार्टनर फर्म को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इस केस में पार्टनर फर्म को जो लोन फर्म दिया है पार्टनर को उसके ऊपर 0 इंटरेस्ट देगा, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देगा। समझ में आ रहा है बात? तो देखो ऊपर वाला केस ए अलग है और केस बी अलग। केस ए में पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो इस लोन में फर्म को इंटरेस्ट देना ही है। बट अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है तो पार्टनर तभी इंटरेस्ट देगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इसके ऊपर कुछ चार्ज ही नहीं होगा। पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आए? तो ये बात बस अब भाई रूल जो बनाया वो जाने मेरा लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस तरह से ही होगा। समझ में आ रहा है बात? तब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इंटरेस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम, जो हम आपको समझा दिए। ठीक है ना भाई? अब देखो यहाँ पे बोला है
इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझना है। फिर से बोल रहे बाबू, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है बाबू जो आपको समझना है। ठीक है, समझते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो एक्सपेंस आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो। जैसे कि इंटरेस्ट के ऊपर लोन, प्रॉफिट नहीं भी है तो भी लोन देना पड़ेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेंट, प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये सब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, लेकिन कब देगा? जब फर्म प्रॉफिट कमा रहा है। जब प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो कहां से देगा? ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर फर्म प्रॉफिट कमाएगा तो एक्सपेंस पे होगा, अगर फर्म प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो उस एक्सपेंस को पे नहीं करेगा। समझ में आया बाबू? क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे वही पे हम एक्सप्लेन भी करें और देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवाए भी है। तुम रीड करोगे समझ में आएगा, तुम लोग रीड करोगी समझ में आ जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स एक्सपेंस इज पेएबल वेदर द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट और लॉस। Appropriation of profit means expense is payable only when the firm has earned profit। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस? कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है ना? तो होपफुली आपको देखो हम आराम आराम से समझा रहे, तो नोट्स दे दिया, बोल देते जाओ घर से रीड कर लो। तो एक्सप्लेन करने का रीजन ये है कि टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, टाइम ज्यादा लगे कोई बात नहीं, हम नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देंगे, 3 से 4 कर देंगे, 4 से 5 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टॉपिक को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एकदम डिटेल। ठीक है, ये आईएससी अकाउंटेंसी टफ, हम बार बार बोलते हैं आईएससी अकाउंटेंसी इज नॉट इजी, इट इज टफ। वो सीबीएसई और डब्ल्यूबी की तरह नहीं है, आईएससी का बहुत हाई स्टैंडर्ड है अकाउंटेंसी, तो आपको वो स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, पहला पॉइंट हो गया सर कि पार्टनर अगर लोन दे रहा है फर्म को तो क्या होगा। अब दूसरा यहाँ पे देखो बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, कि फर्म अगर पार्टनर को लोन दे रहा है तो क्या होगा। ये भी ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए, ये है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म इज पेएबल एट एन अग्रीड रेट स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड no interest is charged from the partnership, from the partner। तो देखो absence of partnership deed no interest is charged from the partner, है ना। वहां पे absence में कितना देना पड़ेगा बाबू? 6% पर है ना। यहाँ पे absent है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनर कोई भी इंटरेस्ट फर्म को पे नहीं करेगा लोन के ऊपर। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत बाबू? समझ में आया दोनों चीज? थर्ड आते हैं हम लोग, रेंट पेड टू अ पार्टनर। सर क्या मतलब है रेंट पेड टू अ पार्टनर का? व्हाट डू यू मीन बाय रेंट पेड टू अ पार्टनर? रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या होता है, समझाइए। तो देखो, रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रेंट पेड टू अ पार्टनर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, पार्टनर को रेंट, अगर पार्टनर का जगह देखो, इसका क्या मतलब है ध्यान से समझो। मान लो पार्टनर है, पार्टनर का बिल्डिंग में पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, ठीक है, फर्म चल रहा है। इस जगह का मालिक कौन है? पार्टनर है, एक पार्टनर है ए, 3 पार्टनर है ए बी सी, ये मालिक कौन है? ए है। तो ए का बिल्डिंग है जिसका किराया है महीना का 1 लाख रुपया। ए का बिल्डिंग में फर्म ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब तो ए को रेंट भी देगा ना, पार्टनर है तो वो अलग है, लेकिन ए को तो रेंट देना होगा ना। पार्टनरशिप फर्म रेंट देगा ए को, कब देगा रेंट? प्रॉफिट हो या लॉस हो, रेंट देना ही पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि रेंट जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर पार्टनर की जगह कोई और रहता तो क्या बोलते हैं कि भाई लॉस हो गया, भाड़ा कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे। नहीं भाई, आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू पे इट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दिस इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो रेंट जो पार्टनर को पे करेंगे वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया सर? तो रेंट का भी समझ में आ गया सर। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, हम लोग पार्टनर लोग का जो कैपिटल रहता है या करेंट अकाउंट बैलेंसेस है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर लोगों को, है ना। यहां पे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। In the absence of partnership deed, no interest on capital is allowed. Interest on capital या current account पार्टनर्स को तभी देगा फर्म तभी पे करेगा जब पार्टनरशिप डीड में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट 5%, 20%, 10% पे करना है। तो जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है तो ही पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। मेंशन नहीं किया हुआ है तो पे नहीं करेगा। ठीक है। और एक बात, पहला पॉइंट ये समझ में आ गया, कब पे करेगा? कब पे करेगा? जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। जब मेंशन नहीं है तो पे नहीं करेगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब एक्सप्लेन करो। अप्रोप्रिएशन जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या करेंट अकाउंट तभी पे करेगा फर्म जब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं है तो पे नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे, मान लो इफ द फर्म हैज नॉट अर्नड इनफ प्रॉफिट, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 50,000 रुपया, लेकिन फर्म का प्रॉफिट ही है 20,000 रुपया, तो इस केस में क्या होगा? हम लोग तो पढ़े हैं प्रॉफिट होगा तो देंगे, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट, तो इस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देकर ये जो प्रॉफिट है इसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जब सम्स करेंगे तो और इसका क्लैरिटी आएगा। इफ द प्रॉफिट इज लेस देन द टोटल इंटरेस्ट पेबल देन द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशियो। अब इसको हम एक बार आप लोगों को समझा भी दे रहे हैं, थोड़ा देखो। अब मान लो ए बी सी ये लोग का कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये है 1:1:1। ठीक है, इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ठीक है। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? बोल दिया है 10% होगा। कितना होगा? 10% पर एनम होगा। नेट प्रॉफिट जो है वो तुम्हारा है 50,000 या चलो 60,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 60 नहीं रखते, नेट प्रॉफिट तुम्हारा है मान लो 30,000। कितना है? 30,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी का क्या होगा? ए बी सी 1 लाख के ऊपर 10% हो गया 10,000, 2 लाख के ऊपर 10% हो गया 20,000, 3 लाख के ऊपर 10% हो गया, तो टोटल कितना हो रहा है? 60,000। लेकिन सर मेरा तो प्रॉफिट ही 30,000 है, तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये 30,000 को डिवाइड कर देंगे ए बी और सी में कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या था? 1:1:1। तो 30,000 को 10,000, 10,000 और 10,000 बांट देंगे। समझ में आया बाबू? समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे जब फर्म प्रॉफिट अर्न किया है तब। प्रॉफिट अर्न, हाँ, प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो पे नहीं करेंगे। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो जो भी प्रॉफिट है उसको कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी गलती होगी हमसे यहाँ पे, देयर हैज बीन अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड।
कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, नॉट 1:1:1। कैपिटल रेशियो क्या 1:2:3, 1 लाख 2 लाख 3 लाख है, तो यहाँ 1:2:3 में डिवाइड करेंगे। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 6, 6,000, 12,000 और फिर नहीं 1:2:2 3 5 30,000 डिवाइडेड बाई 5, 6,000, 12,000, 18,000, 30,000 डिवाइडेड बाई 6, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, 15,000। ठीक है, कैपिटल रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, नॉट इक्वली। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो क्या है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मतलब 1:2:3 हो रहे। ठीक है ना सर, क्लियर हुआ? फिर से हम एक बार आप लोग को समझा दे रहे हैं कि बाबू प्रॉफिट शेयरिंग, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है देने तो ही कंपनी पे करेगा, फर्म पे करेगा, नहीं बोला है तो पे नहीं करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पे होगा जब फर्म इनफ प्रॉफिट अर्न किया है, जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो वो पे नहीं होगा। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करके इसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे, इसको कैपिटल रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे, यहां तक हो गया। तो 2 पॉइंट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। अब देखो तीसरा बोला, ऑल्दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इफ द क्वेश्चन सेज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल irrespective of profit and loss, then the interest will be provided even when the firm is incurring losses। क्या मतलब है? क्वेश्चन में बोल रहे हैं पे इंटरेस्ट इन कैपिटल irrespective of profit and loss। क्वेश्चन में बोल रहे हैं लॉस हो प्रॉफिट हो लेने देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो यहां पे तुमको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? ये सब माइन्यूट स्मॉल पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, नहीं याद रखने से गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो माइन्यूट चीज़ है, लेकिन आपको ये सब याद रखना ज़रूरी है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला पॉइंट, सर इसको तब पे करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो ये पे नहीं होगा, या अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप भी ये पे नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब जितना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है उतना प्रॉफिट नहीं है, तो इस केस में प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और लास्ट वाला में बोला कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया, लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करो भले से लॉस हो, तो इस केस में लॉस भी होगा तो हमको देना पड़ेगा। ये नहीं कि सर तो बोले थे जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, सर ये बोले थे, बट सर ये भी बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हुआ बाबू? चलो अब आते हैं सैलरी एंड कमीशन, रेन्यूमरेशन है पार्टनर लोग को जो मिलते हैं। तो रेन्यूमरेशन टू पार्टनर अलाउड होगा तभी जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इसको देना है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है सैलरी और कमीशन के बारे में तो उसको पे नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी या कमीशन तभी देंगे जब फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर फर्म प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है तो सैलरी या कमीशन पे नहीं होगा सर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी सैलरी या कमीशन पे नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा बात? अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो सैलरी और कमीशन देने का सवाल ही नहीं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? समझ में आया? चलिए अब आते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या मतलब है सर ट्रांसफर टू रिजर्व का? देखो, ट्रांसफर टू रिजर्व लास्ट क्लास हम बताए, हम लोग क्या जितना पैसा कमाते हैं पूरा उड़ा देते हैं? नहीं, हर घर में कुछ ना कुछ रिजर्व रहता है। अगर हम लोग अगर आप लोग घर वाला है या हम लोग 100 रुपया कमाते हैं तो 100 में से 5-10 रुपये हम लोग रिजर्व रख देते हैं। क्यों रखते हैं सर रिजर्व? आगे चल के कुछ इमरजेंसी आ गया घर में,
बच्चा का पढ़ाई में लग गया, कोई मेहमान आ गया, किसी का बीमारी हो गया, किसी को हेल्प चाहिए तो रिजर्व से देंगे। तो उसी तरह फर्म भी रिजर्व रखता है, पार्टनरशिप फर्म भी रिजर्व रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व। तो रिजर्व कहाँ से बनेगा सर? प्रॉफिट से ना बनेगा। मान लो कोई इंसान है, अर्न ही नहीं कर रहा है, कमा ही नहीं रहा है, तो रिजर्व बनाएगा। लगा तो यार यहाँ कल का खाने का ठिकाना नहीं है, बोला कल के लिए पैसा बचाओ। भाई अभी का खाने का कुछ नहीं है, कल के लिए क्या पैसा बचाएंगे? तो फर्म तभी रिजर्व बनाएगा जब वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब रिजर्व दो तरीके से बनता है, जैसे हम आप लोगों को बताए। एक होता है नेट प्रॉफिट से रिजर्व बनाना, एक होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से रिजर्व बनाना है। नेट प्रॉफिट से रिजर्व मतलब जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर पीएल, उससे रिजर्व बना दो। वो एकदम इजी है। वो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख जो भी हो, उसका 5% 10% जो रिजर्व बनाने बोला बना दो। एक होता है नेट डिविजिबल या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब जो प्लस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब प्लस माइनस होने के बाद जो बच रहा है, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बंटने वाला है, उसके ऊपर रिजर्व बनाना है, तो उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है सर, कुछ बोला नहीं है, तो आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर रिजर्व बनाना है। ठीक है, समझ में आया? तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर बना देंगे। ठीक है ना? क्लियर पॉइंट? कोई दिक्कत? अब आते हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ में नहीं आएगा तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप समझ में नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा, समझ नहीं बनेगा। कोई भी उठा लो तो इसको समझना ही समझना है, एकदम दिमाग लगा के समझना है। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हर हाल में समझना है। ठीक है, ये नहीं समझा तो चैप्टर नहीं होगा। क्लियर? तो ड्राइंग्स क्या होता है सर? ड्राइंग्स का मतलब होता है जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अब पार्टनरशिप फर्म बोलेगा कि भाई कैपिटल जो तुम लगाते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ रहा है, तो जब तुम ड्राइंग्स के लिए पैसा निकालोगे उस ड्राइंग्स के ऊपर फर्म को तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हो गया ना? समझ में आ गया? क्लियर? बैलेंस हो गया कि आप अपना पर्सनल काम के लिए फर्म से पैसा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना आपको। ठीक है? तो चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है समझ में आ गया। अब इसका कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा ओनली जब ये पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर कुछ नहीं बोला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। या अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज। ये 2 पॉइंट याद रहेगा ना भाई आप लोगों को? ठीक है ना? चलिए अब आते हैं। अब 2-3 चीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ऊपर आपको इधर रीड करोगे आप लोग, बाद में हम आपको समझाते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा। नींद आ रहा है तो जाके आंख में पानी मार के तब आके बैठो, तब समझो, लेकिन एकदम समझना है, बहुत जरूरी है, नींद नहीं आएगा इंशाल्लाह। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन ध्यान से समझिए भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2-3 पॉइंट है, समझ गए, टॉपिक खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, अगर रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है, रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है ऐसे 6% पर एनम, 10% पर एनम, ऐसे दिया हुआ 8% पर एनम, 15% पर एनम। मतलब क्वेश्चन में पर एनम मेंशन किया हुआ है। पर एनम का मतलब क्या होता है बाबू? पर ईयर, है ना, एनुअली। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐसे लिखा हुआ है 6% पर एनम, 10% पर एनम, मतलब पर एनम दिया हुआ है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला होगा ऐसे।
अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड। मतलब कितना ड्राइंग्स किया है, मान लो 10,000 ड्राइंग्स कर रहे हैं, 10,000। रेट ऑफ ड्राइंग है 6% पर एनम, तो 6/100 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब कितना दिन के लिए ड्राइंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनम दिया हुआ है ना, तो तुमको डेट कैलकुलेट करना है कब कितने दिन के लिए ड्राइंग कर रहे हैं। मान लो ड्राइंग किया है 1 जुलाई को, कब किया है? 1 जुलाई को। साल खत्म होता है 31 मार्च को, साल खत्म होता है 31 मार्च को। 1 जुलाई से 31 मार्च। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? साल खत्म हो रहा है 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च। तो यहां पे ध्यान से समझिए अब क्या होगा। 1 जुलाई से 31 मार्च कैलकुलेट करो, कितना महीना हो रहा है? तो 9/12 निकाल दीजिए, इंटरेस्ट होगी। समझ में आ रहा है बात? 1 जुलाई की जगह अगर होता 1 अक्टूबर, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो कितना हो गया? 9/12 की जगह 6/12। तो सिंपल, अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट बाय 100, रेट ऑफ ड्राइंग इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कितने दिन के लिए ड्राइंग हो रहा है। क्वेश्चन दिन में दिया हुआ रहेगा कब ड्रॉ कर रहे हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। बट सर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है डेट, तो ऐसा भी समझ रहेगा जहां पे डेट दिया हुआ ही नहीं रहेगा। तो मेरा बात को एकदम ध्यान से समझिए, जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप अज्यूम कर लोगे 6 महीना। कितना अज्यूम कर लोगे? ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है या कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मान लेंगे कि कितना महीने के लिए भी ड्रॉ किया है। कैसे मान लेंगे सर? डेट नहीं दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो मानना है ना भाई, तो क्या मानेंगे? क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट याद रहेगा। पहला, अगर परसेंट पर एनम दिया हुआ है तो फॉर्मूला ये, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, टोटल ड्रॉइंग्स मतलब कितना ड्रॉइंग्स किया है, रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, टाइम पीरियड आपको निकालना होगा क्वेश्चन में, अगर दिया हुआ है तो। नहीं दिया हुआ है तो क्या मतलब है बाबू? 6 महीना। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? अब दूसरा, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स दिया हुआ है ऐसे, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स आपका दे दिया है ऐसे 6%, 8%, 15%, 12% पर एनम लिखा हुआ, सिर्फ परसेंट लिखा हुआ है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट, टाइम पीरियड नहीं होगा, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट, अमाउंट इनटू रेट। ये है फॉर्मूला, अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट बाय 100। समझ में आ रहा है? जितना मान लो 10%, 10,000 विड्रॉ किया, 6% है, तो 10,000 इंटू 6%, बस 10,000 इंटू 6/100। टाइम पीरियड आएगा ही नहीं। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दिया हुआ रहे, दिया हुआ ना रहे, आखिरी डेट में विड्रॉ करे, फर्स्ट डे में विड्रॉ करे, डेट मेंशन रहे या नहीं रहे, आपको उसको कंसीडर ही नहीं करना। अमाउंट इंटू रेट कब होगा? जब पर एनम मेंशन नहीं किया। अगर सिर्फ परसेंट दिया हुआ है 8%, 10%, तो टोटल ड्रॉइंग्स या अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट बाय 100। क्लियर हो रहा है बाबू? तो डेट दिया हुआ भी रहेगा तो कंफ्यूज नहीं, भी दिया हुआ तो ये नहीं सोचना है सर तो बोले थे ना 6 महीना मान लेना है। अरे भाई सर बोले थे जब पर एनम रहेगा तब, और जब पर एनम नहीं रहेगा तो डेट दिया हुआ रहे या ना रहे, डेट को कोई कुछ करना ही नहीं, उसको उठा के फेंक दो। क्लियर हुआ? पर एनम रहेगा तो डेट कैलकुलेट होगा, और डेट नहीं भी दिया हुआ है तो 6 महीना मान लेंगे। बट पर एनम नहीं रहेगा तो डेट दिया हुआ रहे या ना दिया हुआ रहे, आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। क्लियर हो गया? ये 2 पॉइंट याद रहेगा तो आपको देखो छोटा सा है, पर एनम का फर्क है और पूरा आंसर बदल जा रहा है। अब बच्चा सोचेगा कहाँ गलती कर दिया। वही तो टीचर का काम है कि ये सब देखो, हम क्यों तुम लोगों को डायरेक्टली नहीं करवाए, लिखवाए। चाहे तो हम सिर्फ एक्सप्लेन कर दिए थे, एक्सप्लेन तो कर दे रहे, बट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, नोट्स भी लिखवा रहे हैं, ताकि बाद में पढ़ो। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो नोट्स में ये सब दिया हुआ है। देखो अभी हम नोट्स हम पढ़ेंगे, देखना जो चीज़ तुम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं सब नोट्स में दिया हुआ है। If the date of drawing is mentioned, then interest is charged according to the time period. If the date of drawing is not mentioned, then interest is charged for 6 months. अभी बताएं, if the rate of drawing is charged given as ... % per annum, then interest is charged according to the time period. ठीक है,
इफ द रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन एज डॉट डॉट, पर एनम नहीं है, देन द इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर फुल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स। ये भी एक्सप्लेन किए ना हम, सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में बताए, इंग्लिश में लिखा हुआ। समझ में आ रहा है? तो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये दोनों टॉपिक समझ में आए ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बाबू? कोई डाउट है बोलो, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा अगर प्रॉब्लम होगा तो वीडियो जाके दोबारा देखना। चलिए अब आते हैं लास्ट और फाइनल टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्योंकि बहुत सारा टाइम अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना, बोलेगा एक्स विड्रू ₹1000 पर मंथ, या फिर पर क्वार्टर, या फिर पर हाफ ईयरली। मतलब एक्स जो है 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है हर महीना, या हर क्वार्टर, या हर हाफ ईयरली। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझो। जब एक फिक्स्ड अमाउंट, ध्यान से समझो बाबू, एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद विड्रॉ हो रहा है, मतलब हर महीना तुम 10-10 हज़ार निकालोगे, या हर क्वार्टरली हर 3 महीने में तुम 10,000 निकालोगे, या हर 6 महीने में तुम 10,000 निकालोगे। तो एक फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स टाइम के बाद आप विड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का फॉर्मूला है टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड बाय 12। वहां पे टाइम पीरियड था, यहाँ पे क्या है? एवरेज टाइम पीरियड है। अब इसको हम आप लोग को समझा रहे हैं। देखो ड्राइंग जो है या तो वो पर मंथ होगा, या तो पर क्वार्टर होगा, या तो पर हाफ ईयरली होगा। मंथली का या तो वो बिगिनिंग में होगा, या तो वो मिडिल में होगा, या तो वो एंडिंग में होगा। क्वार्टरली का भी सेम, हाफ ईयरली का भी सेम। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब देखो मान लो एक्स है, टोटल कितना महीना होता है? अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बोला है एक्स जो है 1000 रुपया हर महीना पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। ठीक है, बिगिनिंग में। तो जब वो पहला ड्राइंग किया होगा अप्रैल का 1 तारीख को, इस ड्राइंग्स के ऊपर 12 महीना का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, आप लिखोगे। ठीक है, फिर 1 मई को इस ड्राइंग के ऊपर 11 महीना का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, फिर इसका भी अमाउंट आप लिखोगे। ठीक है, फिर 1 जून को इसके ऊपर आपको 10 महीना का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, फिर आप लिखोगे। तो ऐसे करते 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 पूरा 12 महीना का आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे और फिर सबको ऐड कर दोगे, तो जो अमाउंट आएगा वो होगा इंटरेस्ट ऑफ एक्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना टाइम कंज्यूमिंग है? हाँ मैडम, वालेकुम सलाम। सर आप इतना जोर से पढ़ा रहे हो, मुझको आवाज आ रहा, पूरा साउंड क्लियर। कैसे सर? यू नो कितना चिल्ला के हम पढ़ाते हैं। हम लोग जब एंटर स्टेज तक तभी आपका आवाज आएगी, समझिए सर है अब यहाँ पे। देखो हम चिल्ला के नहीं पढ़ाएंगे, हमको फील नहीं आएगा। पता है क्लास में बोलते हैं ना, हमसे आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाई नहीं जाएगा, तो चिल्ला के पढ़ाएंगे तब लगेगा कुछ। तो तुम लोग क्लासेस करनी आई इंग्लिश, चलो ठीक चल रहा। तो क्या रिजल्ट अब आने वाला है? 8 मई में है ना 10 का, मोस्ट प्रोबेबली 10-12 तारीख तक का 12 का निकल जाएगा रिजल्ट। क्या होगा सर? ये लोग कुछ नहीं होगा। अच्छा है रे, ये तो मुनज़्ज़ा तो पढ़ी है, पूरा वीडियो देखी है, दिन भर पढ़ती थी, अब देखते आ जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन का बात नहीं है। हाँ अल्लाह देखिए। तो देखो ऐसे कर करके अगर हम करेंगे तो हमको 12 बार इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। कितना टाइम कंज्यूमिंग है ना? तो इसी के लिए एक बना है शॉर्टकट। 12 बार इंटरेस्ट नहीं चार्ज करके कितना बार करना है? 1 बार। तो अलग अलग टाइम पीरियड के बजाय हम एक एवरेज टाइम पीरियड ले लेंगे। उसी तरह मान लो अगर मंथली का मिडिल होता है तो पहला ड्राइंग करता है वो मान लो 15 अप्रैल को, 11.5 महीना बाकी है। फिर करता 15 मई को, 10.5 महीना बाकी है। अगर मंथली के एंड में भी करता तो एक करता अप्रैल का लास्ट में, तो 11 महीना बाकी है। फिर करता मई का लास्ट में, तो भी 10 महीना बाकी है। तो 12 बार इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता ना, लेंदी हो जाता। होता या नहीं होता लेंदी? अगर मान लो मंथली नहीं भी रहता, सर मेरा तो मंथली नहीं है क्वार्टरली है,
तो भाई क्वार्टरली में भी टोटल साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 बार ड्राइंग्स हो रहे हैं, 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। हाफ ईयरली में भी 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो मेहनत बहुत बढ़ जाता है ना, कैलकुलेशन का टाइम बहुत ज़्यादा चल जाता है। तो इसका शॉर्टकट तरीका है एवरेज टाइम पीरियड निकालना। एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब देखो आप लोगों को समझाते हैं। पहला ड्राइंग हुआ मान लो अप्रैल महीना का, मंथली अगर ड्रॉ हो रहा है, क्या हो गया भाई उमर भाई? हो गया ये, बस मेरा भी होने वाला है 5 मिनट। तो देखो पहला वो ड्राइंग किया होगा, अगर पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, इधर देखो पर मंथ अगर ड्रॉ कर रहा है हर महीना का स्टार्टिंग में, तो पहला वो ड्रॉ किया होगा 1 अप्रैल को और आखिरी वो ड्रॉ किया होगा 1 मार्च को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग के बाद कितना टाइम बाकी था सर? पूरा का पूरा 12 महीना बाकी है। और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना बाकी है सर? सिर्फ 1 महीना। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज टाइम पीरियड आ गया 6.5। तो फॉर्म इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? देखो टोटल ड्राइंग मान लो हर महीना 1000 रुपये ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 1000 × 12, ठीक है। रेट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ ड्राइंग्स क्या होगा? मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ 6% पर एनम, तो 6/12। फिर एवरेज पीरियड बाई 12, एवरेज पीरियड कितना है? 6.5। तो यहाँ पे 6 × 1 = 6, 2 = 12 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 500। तो 500 × 6.5, तो 500 × 6.5 आप करोगे तो आपका इंटरेस्ट आ रहा है 3250। तो आपको 12 बार इंटरेस्ट निकालने पड़ा, एक बार निकाले आ गया ना। लेकिन इसके लिए आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालने आना चाहिए। समझ में आया एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकला? अब अगर ये मान लीजिए सर बिगिनिंग के जगह मिडिल में होता तो क्या होता? तो अप्रैल महीना का स्टार्टिंग और मार्च, तो 15 अप्रैल को ये निकाला है और लास्ट निकाला होगा 15। तो जब पहला ड्राइंग को किया होगा कितना महीना बाकी है? 11.5 महीना, और आखिरी के बाद आधा महीना डिवाइडेड बाई 2, एवरेज टाइम पीरियड हो गया 6 हुआ ना। अब यहाँ पे देखो 1000 है इंटू 12, 12 महीना का, इंटू 6% है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद, 6/100 होगा यहाँ पे ना, 6% है, ठीक है, ये अमाउंट गलत है, 6/100 होगा। तो 12 कैंसिल, 0 0 0 0, 10 × 6, 600 × 6.5, 600 × 6.5, 60 × 60 कैसे होगा? 6.5 1000 × 12 × 6/100 × 6.5/12। तो 12 कैंसिल, 2 0 यहाँ कैंसिल, 2 0 यहाँ कैंसिल, 10 × हाँ 60 × 6.5, तो 60 × 6.5 390 रुपया, ठीक है ना। समझ में आया? अब यहाँ पे सर एवरेज पीरियड हुआ है 6, ठीक है। टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय, तो 12 12 कैंसिल, 0 0 0 0, तो 10 × 6 60, 60 × 6 360 आ रहा है इंटरेस्ट, है ना। अब सर अगर मंथली एंड में होगा, है ना, ये भी तो हो सकता है ना सर। तो पहला किया होगा वो अप्रैल और मार्च, तो 30 अप्रैल को किया होगा वो पहला, और लास्ट किया होगा 31 मार्च। पहला ड्राइंग के बाद 11 महीना बाकी है और आखिरी ड्राइंग के बाद 0 महीना बाकी है, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम पीरियड हो गया 5 तो यहाँ पे बस 6 की जगह 5.5 आ जाएगा, नया आ गया। क्लियर हुआ? अब ये तो मंथली था सर, क्वार्टरली समझाइए। क्वार्टरली समझाते हैं तो पहला क्वार्टर क्या होगा? अप्रैल मई जून, और आखिरी क्वार्टर होगा जैन फेब मार्च। अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो पहला 1 अप्रैल को किया होगा और आखिरी किया होगा 1 जनवरी को। तो पहला ड्राइंग के बाद पूरा 12 महीना बाकी है और आखिरी ड्राइंग के बाद 3 महीना बाकी है, जनवरी फरवरी। तो एवरेज टाइम पीरियड हो रहा है 7.5।
है ना सर। अगर मिडिल में कर रहे हैं तो किया होगा ये 15 मार्च को, तो पहला ड्राइंग के बाद 10.5 महीना बाकी है। देख लो यहाँ 1.5 महीना हटा दो तो 10.5 महीना बचा ना। और लास्ट ड्राइंग किया होगा 15 फरवरी को, यहाँ सिर्फ 1.5 महीना बाकी है, डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज टाइम पीरियड होगी 6। सर अगर एंडिंग में कर रहे हैं पर क्वार्टर का, तो पहला ड्राइंग किया होगा वो जून का 30 तारीख को और आखिरी किया होगा मार्च के 31 तारीख को। तो जून का 30 तारीख मतलब 9 महीना बाकी है और मार्च के 31 मतलब 0 महीना बाकी है। तो एवरेज टाइम पीरियड हो गया 4 पॉइंट। समझ में आ रहा है बाबू? अब यहाँ पे ड्राइंग कैसे निकलेगा देखो, मान लो 1,000 विड्रॉ करा तो 1000 इंटू 4, साल में कितना क्वार्टर होता है? तो पर क्वार्टर जब 1000 कर रहा है तो टोटल ड्राइंग इंटू 4 हुआ ना। रेट हो गया 6% और टाइम पीरियड जो भी मान लो यहाँ पे 6/12 मान ले रहे या 4.5 7.5 जो भी एवरेज टाइम पीरियड रहेगा उसको सॉल्व कर देना। 0 0 0 0 4 1 4 3 जा, ठीक है, 3 1 3 2 जा, तो 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 10 120 हो गई। अब 6 के जगह 4.5 लिखो, 7.5 लिखो। क्लियर हो रहा है बाबू? कहना समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हाँ अभी इसका शॉर्टकट बताएंगे, देखो ना अभी शॉर्टकट बता देंगे तब तुम लोग बोलेगा सर इतना लंबा में कह गए थे, डायरेक्ट वही वाला बताते हैं। लेकिन हम वैसा नहीं चाहते कि हम स्किप कर करके पढ़ें, शॉर्टकट है इसका, इतना भी दिमाग खर्चा करने नहीं होगा। देखो स्टार्टिंग में एकदम टफ लगा, बाप रे 12 बार जो कैलकुलेट करेंगे। अभी ये छोटा लग रहा है ना, अभी इससे भी छोटा है बताएंगे। तो स्कूल में क्या होता है ना, डायरेक्ट टीचर लोग वही बता देते हैं, तो उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता। मेरा है कि भाई बच्चा का कॉन्सेप्ट बने। शॉर्टकट से मार्क्स स्कोर करना इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा, आप आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हो हायर स्टडीज में। कॉन्सेप्ट वीक रहेगा तो वहां पे लड़खड़ा जाओगे फिर। तो फाउंडेशन बेस इज वेरी स्ट्रांग। 11-12 बेस का काम है, तो मेरा काम है तुम्हारा बेस मजबूत कर देना एकदम। चलो अब अगर हाफ ईयरली में आते हैं तो पहला हाफ ईयरली होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर लास्ट होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली हो रहा है तो पहला किया होगा 1 अप्रैल को और लास्ट किया होगा 1 अक्टूबर को। तो एवरेज टाइम पीरियड पहला के बाद कितना है? 12 महीना बाकी है, और दूसरा के बाद आखिरी के बाद 6 महीना बाकी है, डिवाइडेड बाई 2, एवरेज टाइम पीरियड हो गया 9। अगर मिडिल कर रहा है तो मतलब जुलाई का 30 तारीख या जून का 30 तारीख या जुलाई का 1 तारीख को करता होगा, या तो जून का 30 तारीख या फिर जुलाई का 1 तारीख, ये दो में से कोई एक होगा, है ना सर? सही या गलत? सही बोल रहे हैं ना? तो देखो हम मान लेते हैं कि जुलाई का 1 तारीख को किया और ये किया होगा जनवरी के 1 तारीख को। तो जुलाई के 1 मतलब 9 महीना बाकी है, जनवरी के 1 का मतलब 3 महीना बाकी है। तो एवरेज टाइम पीरियड हो गया 6। सर अगर एंड में कर रहे हैं तो मतलब है सितंबर का 30 तारीख को किया होगा, मार्च के 31 तारीख को किया होगा। तो सितंबर का 30 मतलब 6 महीना, मार्च के 31 मतलब 0 महीना। तो एवरेज टाइम पीरियड हो गया यहाँ पे 3। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, मान लो 1000 कर रहे हैं तो 1000 इंटू 2, 2 बार हाफ ईयरली होता है ना साल में, तो इंटू 2। रेट ऑफ ड्राइंग है 6/100। एवरेज टाइम पीरियड मान लेते हैं चलो 9/12 पहला वाला, या 6 जो भी मान सकते हैं। तो देखो 12 12 0 0 0 0, आंसर आ गया 90। अब इसके जगह 6 भी हो सकता है, एवरेज टाइम पीरियड 3 भी हो सकता है। निकल गया ना? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब इससे भी शॉर्टकट एक बताते हैं। देखो फॉर्मूला याद रखना है आपको। फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह का जब सम्स रहेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद सर विड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा बाबू, टोटल ड्राइंग्स। बस 2 मिनट और रखना है, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड बाय 12, एवरेज टाइम पीरियड बाय 12। ठीक है ना सर? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टोटल ड्राइंग आपको निकाल लेना है, इंटू 12 इंटू 4 इंटू 2 करके। रेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ रहेगा, एवरेज टाइम पीरियड बाय 12 तो दिया हुआ, एवरेज टाइम पीरियड निकालना है, वो भी आपको उतना समझाए ना फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला का समझाते हैं। देखो चार्ट बनाना है एकदम इजी तरीके से, कैसे बता रहे? तो चार्ट
शोइंग एवरेज टाइम पीरियड, शोइंग एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है, देखते हैं सर कैसे करके चार्ट बनेगा। एकदम इजी, एकदम देख के भी बोलोगे बस यही करना है। ठीक है, तो यहां पे लिख दिए बिगिनिंग, बिगिनिंग, यहां पे लिख दिए मिडिल, यहां पे लिख दिए एंड। ठीक है, उसके बाद यहां पे मंथली, यहां पे क्वार्टरली, यहां पे हाफ ईयरली। अब देखो टोटल 9 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखोगे टोटल 9 बन रहे हैं ना, 9 चॉइसेस है पर मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथली, एट द मिडिल ऑफ मंथली, एट द एंड ऑफ मंथली, एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली, एट द मिडिल ऑफ क्वार्टरली, एट द एंड ऑफ क्वार्टरली, एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, एट द मिडिल ऑफ हाफ ईयरली, एट द एंड ऑफ हाफ ईयरली। अब इसका याद रखने का तरीका सबसे पहला ये है, मिडिल में जो भी है एवरेज टाइम पीरियड रहेगा 6। मिडिल में जो भी हो एवरेज टाइम पीरियड क्या रहेगा 6। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप देख लो यहाँ पे भी मिडिल में कितना था, हाफ ईयरली का, क्वार्टरली का, मंथली का, है ना। तो मिडिल में क्या रहने वाले हैं आंसर, 6। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट? दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है, बिगिनिंग में हमेशा ऐड होता है और एंडिंग में हमेशा इंटरेस्ट कम होगा। ठीक है, ये दो याद रहेगा। तो बिगिनिंग में, एंडिंग में। दूसरा आपको याद रखना है, मंथली में जो ऐड सब्ट्रैक्ट होता है वो 1.5 से होता है, क्वार्टरली में जो होता है वो सॉरी मंथली में होता है 0.5 से, क्वार्टरली में होता है 1.5 से, और हाफ ईयरली में जो प्लस माइनस होगा वो होगा 3 से। ठीक है, क्वार्टरली में 1.5, मंथली में 0.5, हाफ ईयरली में 3। तो देखो 6 है प्लस 0.5 माइनस 0.5, 6 है प्लस 1.5 माइनस 1.5, 6 है प्लस 3 माइनस 3। आगे एवरेज टाइम पीरियड खत्म। पिछले साल एक्स्ट्रा बैटरी वाला देखा था, पढ़ा रहे थे जब बच्चे 12 पे आपका इसमें देखा था, यूट्यूब में भी देखा था और क्लास में भी देखा। क्लियर हुआ, समझ में आया, एकदम इजी ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो एक तो आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा बता दिया क्यों होता है, शॉर्टकट भी बता दिया, शॉर्ट बस। मिडिल में है एवरेज टाइम पीरियड 6, मंथली में 0.5 से चेंजेस आता है, क्वार्टरली में 1.5, हाफ ईयरली में 3, बिगनिंग में ऐड होगा, एंडिंग में माइनस होगा। बस बना दिए, खत्म काम। नोट्स में भी पूरा दिया हुआ है, तो ये है, नोट्स में भी पूरा इसको बना दिए। क्लियर? तो ये हम लोग का एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर दिए। डे 2 का मतलब डे 1 एंड डे 2 पूरा थ्योरी हम अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। एक्सप्लेनेशन में और कुछ नहीं बचा है। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे, ब्रेक कर करके छोटा छोटा, फिर बड़ा सम्स में भी जाएंगे। ठीक है, 7-8 क्लास लगेगा, ये टॉपिक हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बट हाँ, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्लास, क्योंकि तुम्हारा बेसिक और चैप्टर नहीं हो तो फिर आगे क्या होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा ये 2 क्लास से आप हमसे पूछ सकते हो, जितना बार भी डाउट होगा उतना बार क्लियर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो वीडियो को यहीं पे करते हैं हम लोग समाप्त।